प्यारे बच्चों, अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को हम विस्तार से समझ रहे हैं। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने संयोजन अभिक्रिया के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया और अनेक उदाहरण भी ले लिए। आइए आज हम इस वीडियो में अभिक्रिया का दूसरा प्रकार वियोजन अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन सबसे पहले अभिक्रिया जानने से पहले वियोजन शब्द के बारे में जानते हैं। वियोजन का अर्थ क्या होता है? वियोजन का अर्थ होता है टूटना, विखंडन होना, यानी ये शाब्दिक अर्थ हो गया इसका। अब अभिक्रिया वियोजन क्या होती है? अगर ये शब्द हमें समझ में आ गया तो इस शब्द का ही अर्थ अभिक्रिया में भी है। वियोजन अभिक्रिया की साधारण सी परिभाषा है और ये अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया की विपरीत है, संयोजन अभिक्रिया की उल्टी, जस्ट अपोजिट। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? एक ही अभिकारक, यानी यहाँ अभिकारक एक ही होता है, क्रिया करने वाला एक ही होता है। वो अभिकारक टूट जाता है, टूटकर विखंडित होकर उत्पाद जो बनाता है वो बनाता है दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। साधारण सी परिभाषा है, आसान परिभाषा है। इस अभिक्रिया के अन्य नाम भी है, जैसे अपघटन अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया या विखंडन अभिक्रिया आदि। अब हम इस अभिक्रिया के अलग अलग उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। हमने इसके बारे में पढ़ लिया है। जी हाँ, ये वही कैल्शियम कार्बोनेट है जिसे हम संगमरमर यानी मार्बल भी कहते हैं और चूना पत्थर भी कहते हैं। यानी कैल्शियम कार्बोनेट रासायनिक नाम है, आम भाषा में इसका नाम चूना पत्थर या संगमरमर भी बोला जा सकता है। ये अभिकारक जब इसको तोड़ा जाता है, जब अभिक्रिया में ये टूटता है, तब ये दो उत्पाद बनाता है। एक उत्पाद बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड, सूत्र हो गया CaO। दूसरा उत्पाद बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, सूत्र में याद ही है CO2। तो कैल्शियम कार्बोनेट इस अभिक्रिया में टूट रहा है, दो उत्पाद बनाता है, तो यहाँ इसका हो रहा है वियोजन। कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग सीमेंट बनाने में और कांच उद्योग में भी होता है। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। सूत्र है FeSO4 आयरन सल्फेट। इसको फेरस सल्फेट भी कहा जा सकता है। किताब में फेरस सल्फेट शब्द का प्रयोग हुआ है। आयरन सल्फेट में सरल शब्द मैंने लिखा है क्योंकि Fe आयरन का प्रतीक होता है, SO4 को हम कहते हैं सल्फेट। SO4 जहां भी लिखा जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? सल्फेट। तो इससे पहले आयरन जुड़ गया तो इसका पूरा नाम हो गया आयरन सल्फेट। ठीक है, आयरन सल्फेट की अभिक्रिया जब होती है, जब ये टूटता है तो ये बनाता है आयरन ऑक्साइड Fe2O3। साथ ही साथ इसमें दो और उत्पाद बनते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। अच्छा, ये कैसे याद रहेगा? बिल्कुल सरल है। जिससे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है तो वहाँ उसको हमने कहा था कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर कार्बन की जगह सल्फर है, S प्रतीक होता है सल्फर का, SO2 हो गया सल्फर डाइऑक्साइड। इसी से मिलता जुलता है तीसरा उत्पाद सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये दोनों मुख्य रूप से गैसें हैं। अच्छा, ये अभिक्रिया लिखी सरल है, लेकिन इस अभिक्रिया को थोड़ा सा विस्तार से हम जानेंगे। इस अभिक्रिया में ये जो आयरन सल्फेट है, जब शुरुआत में आयरन सल्फेट होता है उसके अंदर जल के अणु होते हैं, यानी इस सूत्र में जल के अणु मौजूद है। पीछे ये जो जल के अणु मौजूद है 7 H2O 7 जल के अणु मौजूद है, इनको कहते हैं क्रिस्टलन जल, जो हम आगे भी और भी हम पढ़ेंगे। तो जब इसको थोड़ा गर्म किया जाता है तब ये पानी भाप बन के उड़ जाता है। अच्छा, जब शुरू में जब इसमें जल के अणु मौजूद थे तब इसका रंग था हरा, ग्रीन कलर का था। थोड़ा गर्म करने पर, हल्का गर्म करने पर इससे जल के अणु ये भाप बनकर उड़ गए हैं। अब ये आयरन सल्फेट में बदल गया है, यानी सिंपल आयरन सल्फेट में बदल गया, पानी भाप बन के उड़ गया, जिसका रंग हो गया है सफ़ेद। जैसे ये हरा रंग है, हरे रंग से थोड़ा गर्म किया तो अब ये हो गया सफ़ेद रंग का, जो सिंपल आयरन सल्फेट है। अब आयरन सल्फेट को भी और ज़्यादा गर्म करते हैं तब यह आयरन ऑक्साइड में बदल जाता है और अब ये सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये गैसें भी निकलती है।
कोई बात नहीं बच्चों, इतना अगर आपको याद नहीं रहे तो ये अभिक्रिया सरल है, इसको याद कर लीजिए। इस अभिक्रिया को हम चरणबद्ध तरीके से इस कोष्ठक में हमने जाना, तो इस तरह से ये अभिक्रिया पूरी होती है। अच्छा, दोनों ही अभिक्रियाओं की खास बात क्या है? इन अभिक्रियाओं में ऊष्मा दी जाती है, यानी ये जो वियोजन हो रहा है अभिकारकों का, वियोजन होने के लिए ऊर्जा दी जाती है ऊष्मा के रूप में, यानी यहाँ ऊष्मा दी जाती है, इनको गर्म किया जाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट को तो बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ता है, तब जाकर ये कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। इसी प्रकार आयरन जो सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, इसको भी बहुत गर्म करना पड़ता है, जब जाकर ये आयरन ऑक्साइड में बदलता है। पता क्या चला? वियोजन अभिक्रिया के लिए हमें ऊर्जा किसी न किसी रूप में देनी होती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा का अवशोषण होता है, ऊर्जा दी जाती है, वो कहलाती हैं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया की परिभाषा भी विस्तार से पढ़ लेते हैं। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है, ऊष्मा अभिकारक अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, उन अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। अधिकांश जो वियोजन अभिक्रिया होती है वो ऊष्माशोषी प्रकार की होती हैं, क्योंकि इनका वियोजन तभी हो पाता है जब ऊर्जा किसी न किसी रूप में दी गई हो। अब ऊर्जा जिन रूपों में दी जाती है उसके आधार पर वियोजन अभिक्रियाओं को हम 3 प्रकार से बांट सकते हैं। पहला ऊष्मीय या तापीय वियोजन, दूसरा वैद्युत वियोजन, विद्युत वियोजन, तीसरा प्रकाशीय वियोजन। एक एक को उदाहरण सहित समझते हैं हम। ऊष्मीय या तापीय वियोजन क्या है? जिसमें वियोजन गर्म करने से किया जा रहा हो, यानी ऊष्मा देकर वियोजन करवाया जा रहा हो, ऐसा वियोजन कहलाता है ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन का पहला उदाहरण लेते हैं H2CO3, जिसका नाम है कार्बोनिक अम्ल। ये जब थोड़ा सा गर्म होता है, यानी इसको ऊष्मा दी जाती है, ऊष्मा, ये हमने तीर के निशान के ऊपर लिख दिया, ऊष्मा इसमें दी जाती है, तो ये है जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है। ये कार्बोनिक अम्ल कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाया जाता है, तो जब हम खोलते हैं तो जो गैस निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। इसीलिए कोल्ड ड्रिंक थोड़ी देर खुले रहने के बाद उसमें जो गैस है वो निकलना बंद हो जाती है और थोड़ा सा उसका टेस्ट भी बदल जाता होगा। अगला उदाहरण हम लेते हैं लेड नाइट्रेट, जिसका सूत्र है Pb कोष्टक NO3 कोष्टक 2, यानी इसको पढ़ेंगे PbNO3 का होल ट्वाइस हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। तो ये लेड नाइट्रेट का सूत्र है। इसको जब गर्म करते हैं, अच्छा गर्म करने के लिए बच्चों ऊष्मा लिखने के साथ हम इसको एक त्रिभुज बनाकर भी तीर के निशान के ऊपर दर्शा सकते हैं। तो तीर के निशान के ऊपर त्रिभुज बना, इसका मतलब इस अभिक्रिया में ऊष्मा दी जा रही है, गर्म किया जा रहा है। तो जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो वो लेड ऑक्साइड में टूट जाता है PbO, जिसका सूत्र होता है Pb लेड और ऑक्सीजन जुड़े तो O, और उसमें 2 गैसें निकलती है 4NO2, जिसका नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। CO2 की तरह हमने नाम याद रखना है। N तो वैसे हमें पता है नाइट्रोजन का है, तो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का भी हमने पढ़ा था। तो NO2 ये भूरे रंग की गैस होती है जो बाहर निकलती है। साथ में ऑक्सीजन के बारे में हमने खूब पढ़ लिया, ऑक्सीजन भी इसमें उत्पाद के रूप में बाहर निकलती है। एक और उदाहरण लेते हैं, तीसरा उदाहरण। ये उदाहरण मैंने क्यों लिया? क्योंकि ये उदाहरण हमारे आगे भी काम आएगा, यानी जब हम लवण के बारे में पढ़ेंगे वहां पर इसका सूत्र हमें याद करना होगा, ये अभिक्रिया में याद करनी होगी। तो यहाँ पर इसका सूत्र है NaHCO3। Na होता है सोडियम का, H होता है हाइड्रोजन का, CO3 को कहते हैं कार्बोनेट, तो इसका नाम हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आम बोलचाल में इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। बाई का कार्बोनेट नहीं, मम्मी का कार्बोनेट नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको जब गर्म किया जाता है, अच्छा इसका नाम मीठा सोडा भी है, वो इसके बारे में तो विस्तार से हम पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लो। वहाँ हम इसको पकोड़े में डालकर भी खाएंगे वीडियो में, वास्तव में नहीं। ओके जब इसको गर्म किया जाता है, ऊष्मा दी जाती है, तो यहाँ पर ये बना सोडियम कार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है Na2CO3,
ये 2 इसलिए लगा ताकि सोडियम की संयोजकता यहाँ संतुलित हो जाए। सोडियम कार्बोनेट यानी 2CO3, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये धोने का सोडा कहलाता है, इसके सूत्र के बारे में, यानी ये सूत्र तो हमें याद ही करने हैं, तो ये समीकरण भी हमारे याद ही हो जाएगी। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया तो सोडियम कार्बोनेट बना, साथ में बना जल और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसका सूत्र होता है, हमें ये पहले से भी याद है। तो ये सारे उदाहरण ऊष्मीय या तापीय वियोजन के थे। अगला वियोजन का जो प्रकार है वो है वैद्युत वियोजन यानी विद्युत वियोजन। इसमें क्या होता है? विद्युत के द्वारा वियोजन। अच्छा, विद्युत प्रवाहित करने के लिए जो पदार्थ है वो या तो गलित अवस्था में होना चाहिए, यानी इसको गर्म करके पिघला दिया गया हो, या वो द्रव अवस्था में होना चाहिए। बेसिकली एक ही है, लेकिन कुछ पदार्थ सामान्य ताप पर भी द्रव अवस्था में रहते हैं, जैसे पानी। अब जैसे हमें अगर नमक को गलित अवस्था में लाना है तो उसको गर्म करना पड़ेगा पहले से, फिर गलित अवस्था में फिर विद्युत प्रवाहित करनी पड़ेगी। तो द्रव या गलित अवस्था में जब विद्युत प्रवाहित की जाती है तो कई पदार्थ टूट जाते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं सोडियम क्लोराइड, जिसका सूत्र होता है NaCl, इसको साधारण नमक भी कहते हैं। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे लवण वाले चैप्टर में। यहां पर जब सोडियम क्लोराइड को विद्युत दी जाती है द्रव अवस्था में तो विद्युत से ये टूट जाता है, सोडियम में 2Na और क्लोरीन में क्लोरीन। इस प्रकार से भी ये विद्युत वियोजन होता है सोडियम क्लोराइड का। एक और उदाहरण लेते हैं जल का बनना निर्माण हमने संयोजन अभिक्रिया में पढ़ा था। अब यहाँ पर जल का टूटना, जल का वियोजन हम पढ़ेंगे। जल का सूत्र हमको याद हो गया 2H2O, यहाँ पर 2 संतुलित करने के लिए लगाया गया, H2O ही होता है सूत्र जी, H2। तो यहाँ पर जब विद्युत प्रवाहित की हमने इस अभिक्रिया में तो ये जल टूट गया हाइड्रोजन गैस में, क्योंकि जिससे बना उसी में टूटेगा, और ऑक्सीजन गैस में। तो अब ये जल का वियोजन हो गया। अब जल के वियोजन को हम चित्र द्वारा भी एक समझ सकते हैं। हमने एक प्लास्टिक का मग ले लिया। प्लास्टिक का मग इसलिए लिया ताकि अगर विद्युत प्रवाहित हो तो अगर साइड में टच किया जाए तो करंट ना लगे हमें। इसमें हमने क्या किया, यहाँ पर 2 होल कर लिए, होल मतलब छेद कर लिए। छेद करने के बाद यहाँ पर एक रबड़ का डॉट लगा दिया, उसके अंदर से ये 2 छड़े, ग्रेफाइट की छड़े, ग्रेफाइट जो आपके पेंसिल में होता है ना काला काला सा, वो होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्योंकि विद्युत का बहुत अच्छा चालक होता है। हालांकि ग्रेफाइट एक अधातु है लेकिन विद्युत का अच्छा चालक है। ग्रेफाइट के बारे में कार्बन वाले अध्याय में हम विस्तार से भी जानेंगे, 4थे अध्याय में। ग्रेफाइट की छड़ लगा दी, उसके नीचे यहाँ पर इसको तार का कनेक्शन करने के लिए यहाँ 6 वोल्ट की बैटरी से 6 वोल्ट। अच्छा, ये बैटरी के बारे में भी हमारा एक चैप्टर है विद्युत वाला, वहाँ विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए बैटरी जोड़ दी। ये है कुंजी, कुंजी मतलब बटन। और अभी मैंने बटन को चालू नहीं किया है क्योंकि अभी मैं चालू कर दूंगा तो मेरे करंट लग जाएगा, आपको तो मजा आएगा, लेकिन मैंने अभी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की है, इसलिए यहाँ मैंने बिंदु नहीं बनाया है। तो ये जल भरा हुआ है इसमें। अब यहाँ पर ये जो उल्टी रखी हुई है परख नलियाँ, ताकि जब इसमें विद्युत प्रवाहित हो, जल का अपघटन हो, तो जल जब गैस के रूप में हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकाले तो ये परख नलियों में इकट्ठा हो जाए। 2 परख नलियाँ बनाई हैं। एक परख नली में जो इलेक्ट्रोड है उसको जोड़ दिया बैटरी के धन टर्मिनल से प्लस वाले हिस्से से, उसको हम कहते हैं एनोड। यानी इन धातु के छड़ों को नाम हम दे सकते हैं, जिसको प्लस से जुड़ा हुआ है उस धातु की छड़ का नाम है एनोड, और जो माइनस से जुड़ा हुआ है उसको कहते हैं कैथोड। ये जो ग्रेफाइट या इसकी जगह धातु की छड़ का भी प्रयोग में लिया जा सकता है। इनको एनोड और कैथोड को कई जगह कहा जाता है इलेक्ट्रोड, यानी ये इलेक्ट्रोडों के प्रकार है। कुछ नहीं बच्चों, इन ये विद्युत धारा प्रवाहित करने का एक तरीका है, जो द्रव या गलित अवस्था में पदार्थों में विद्युत धारा को प्रवाहित की जाती है। अब जब मैंने बटन चालू किया यहाँ पर, अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो गई, तो विद्युत धारा प्रवाहित होने से अब जल का वियोजन होगा। तो जल में एक तो बनेगी हाइड्रोजन गैस, एक तो बनेगी ऑक्सीजन गैस। यहाँ पर बुलबुले ऊपर उठना शुरू होंगे जल में से, और यहाँ पर ये गैस इकट्ठा हो जाएगी। ये दिखती नहीं है क्योंकि ये रंगहीन गैसें होती हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दर्शा रहा हूँ। अच्छा, दोनों में परख नलियों में समान मात्रा में गैस इकट्ठा नहीं होगी, एक में कम होगी और दूसरी में दुगनी होगी। तो पता क्या चलेगा, H2 के आगे 2 लगा हुआ है ना, यानी हाइड्रोजन यहाँ दुगनी मात्रा में जमा होगी। तो ये जो गैस जो ज़्यादा जमा हुई वो गैस है हाइड्रोजन गैस H2, और जो कम मात्रा में जमा हुई है वो है O2 गैस।
इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। कैसे? इस प्रक्रिया को सावधानी पूर्वक, ताकि इसमें से गैस पानी निकले, दोनों प्रक्रिया को सावधानी पूर्वक हमने निकाल लिया और जलती हुई मोमबत्ती पास में ले गए। तो जिस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस थी वो प्रक्रिया लगातार जलती रहेगी, लेकिन जिस प्रक्रिया में हाइड्रोजन गैस थी उस प्रक्रिया के को मोमबत्ती के पास ले जाने पर एक पॉप ये साउंड आएगा और वो बुझ भी सकती है। तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी प्रक्रिया में कौन सी गैस है। इस प्रकार ये जो चित्र है वो जल के विद्युत अपघटन का है। कई बार बोर्ड में ये चित्र पूछा जा चुका है कि जल का विद्युत अपघटन का चित्र बनाइए, तो आप आसानी से ये चित्र बना सकते हैं। अब वियोजन का तीसरा प्रकार हम लेते हैं, जिसका नाम है प्रकाशीय वियोजन। नाम से पता चल रहा है प्रकाश, चाहे वो सूर्य के प्रकाश से मिले चाहे बल्ब के प्रकाश से मिले, अधिकांश अभिक्रियाएं जो सूर्य के प्रकाश में होती हैं, लेकिन कुछ अभिकारक बल्ब की तेज रोशनी के अंदर भी वियोजित हो जाते हैं। तो प्रकाश के द्वारा जब वियोजन होता है उसको हम कहते हैं प्रकाशीय वियोजन। इसका उदाहरण हम लेते हैं। पहला उदाहरण है AgCl। Ag बच्चों प्रतीक होता है सिल्वर का, चांदी, और Cl जिसके पीछे जुड़ता है उसका नाम होता है क्लोराइड। तो इसका पूरा AgCl का नाम हो गया सिल्वर क्लोराइड, जो कि सफेद रंग का एक अभिकारक होता है। अब इसको प्रकाश दिया गया, यानी इसको धूप में रखा गया, तो क्या होगा, इससे क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी और पीछे बच जाएगा Ag सिल्वर, चांदी पीछे बच जाएगा, जो एक दूसरा रंग का होता है, यानी वाइट ग्रेश टाइप का कुछ कलर होता है, ये सिल्वर पीछे बच जाता है। इसी से मिलता जुलता एक उदाहरण है AgBr। Ag तो हमने पढ़ लिया, Ag किसका प्रतीक होता है, सिल्वर का, और Br होता है ब्रोमीन। ब्रोमीन अगर जुड़ जाए तो पीछे कहलाता है ब्रोमाइड। तो इसका पूरा AgBr का पूरा नाम हो गया सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, ये हल्के पीले रंग का होता है, जिसको हम कहते हैं पेल येलो, उस रंग का होता है। जब इसको प्रकाश मिलता है, इसको धूप मिलती है, बल्कि तेज रोशनी मिलती है, तब ये भी विखंडित हो जाता है, टूट जाता है। इसका वियोजन होता है Ag यानी सिल्वर में, सिल्वर वही दूसरा रंग का होता है, ग्रेइश रंग का, और Br2 ब्रोमीन के अंदर ये अभिक्रियाएं हो जाती हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है। अच्छा, इन दोनों अभिक्रियाओं का जो उपयोग है वो शाम श्वेत, शाम मतलब काला, श्वेत मतलब सफ़ेद, यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इन दोनों अभिक्रियाओं का उपयोग होता है। लेकिन मुख्य रूप से इस अभिक्रिया का उपयोग होता है क्योंकि इसका प्रैक्टिकल आसानी से किया जा सकता है। यानी जो पुराने ज़माने में कैमरा होता था, रील का उपयोग जो होता था, आजकल तो मोबाइल से आप खूब सेल्फी ले रहे हो, थोड़ा पढ़ने में भी ध्यान लगा लो रे। तो इस अभिक्रिया, इन दोनों अभिक्रियाओं का उपयोग मोबाइल से जो रील निकालने में, फोटो बनाने में तैयार होती थी, जैसे आप यहाँ रील देख रहे हो, इसमें होता था, यहाँ पर जो छवि बन रही है, जो चित्र बनता था, वो सिल्वर धातु होती थी, सिल्वर, ये चांदी की से उससे अपारदर्शी वो चित्र बन जाता था। तो इस अभिक्रिया को, यानी बोर्ड में भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि शाम श्वेत फोटोग्राफी यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किस अभिक्रिया का प्रयोग होता है, तो आप दोनों में से कोई सी भी लिख सकते हो, आपको पूरे अंक मिलेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर विस्तार से पढ़ लिया वियोजन अभिक्रिया के बारे में, उदाहरण भी ले लिए, फिर ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में पढ़ा। अच्छा, अधिकांश वियोजन अभिक्रिया ऊष्माशोषी होती हैं। अच्छा, ये तो उदाहरण लिया ना मैंने, ये ऊष्मीय वियोजन का ही प्रकार है। तो वियोजन अभिक्रिया अगर सीधा पूछा जाए तो कोई सब एक उदाहरण ले लो। हम ज़्यादा उदाहरण क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि ज़्यादा पढ़े तो कुछ ना कुछ याद रह जाए, कम पढ़ेंगे वही भूल गए, तो इसलिए मैं ज़्यादा उदाहरण ले रहा हूँ ताकि आपको कुछ ना कुछ याद रह जाए और आप बोर्ड की परीक्षा, इस बार बोर्ड की परीक्षा रद्द नहीं होगी, भरोसे में मत रह जाना। जी हाँ बच्चों, इस बार बोर्ड की परीक्षा निश्चित रूप से होने जा रही है 2022 में, तो उसकी तैयारी आप शुरू कर दीजिए अभी से। तो ये हमने विस्तार से पढ़ा है और अब आपके सामने एक फ़ोटो आ जाएगा। सारे ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा है इसको आप नोट्स के रूप में लिखना चाहते हैं तो आपके सामने ये फ़ोटो दिख रहा होगा। इस फोटो को आप पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए और अब आप अपनी कॉपी में सारे नोट्स लिख लीजिए ताकि साथ ही साथ आपके नोट्स पे तैयार हो जाए। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे बच्चों विस्थापन अभिक्रिया के बारे में।